तो बेटा जी हम इस तरीके से कर रहे हैं इंट्रोडक्शन, फिर हमने किया जर्नल एंट्रीज, फिर हमने किया लेजर, लेजर के बाद में अब हम कर रहे हैं सब्सिडियरी बुक्स, और फिर करेंगे हम ट्रायल बैलेंस, और फिर करेंगे हम फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया इसकी बारी सब्सिडियरी बुक्स की। सब्सिडियरी बुक्स कौन कौन सी होती है फिर बात करेंगे, सब्सिडियरी बुक्स क्यों बनाई जाती है, ठीक है। तो सब्सिडियरी बुक्स के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा सबसे फर्स्ट कैश बुक, सेकंड नंबर मिलेगा आपको परचेज बुक, फिर हम करेंगे परचेज रिटर्न बुक, फिर हम करेंगे सेल्स बुक, नेक्स्ट सेल्स रिटर्न बुक, देन लास्ट एंड फाइनल जर्नल प्रॉपर। अब समझना, देखो मान लेते हैं दो तरह के बिजनेस हैं, एक है स्मॉल बिजनेस और एक है बहुत बड़ा बिजनेस। एक है स्मॉल छोटा बिजनेस है और एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अच्छा, छोटा और बड़ा बिजनेस मैंने किस पैरामीटर पे डिसाइड किया है? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, लेन देन जो होते हैं, सेल परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न वगैरह, वो सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो ज्यादा नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, स्मॉल ट्रांजैक्शन। और एक ऐसा बिजनेस जिसमें बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, वेरी लार्ज स्केल ट्रांजैक्शन। तो जो स्मॉल ट्रांजैक्शन होते हैं, लेस ट्रांजैक्शन होते हैं, वे लोग क्या करते हैं पता है? वे तो सीधा जर्नल एंट्री बनाते हैं, ठीक है, फिर उसकी लेजर करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फिर फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ये उनका प्रोसीजर रहता है। जर्नल एंट्री कहां बना देते हैं? जर्नल के अंदर फॉर्मेट आपको, लेजर के अंदर अकाउंट्स बनते हैं बहुत सारे, फिर ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट, बस। लेकिन ऐसे बिजनेसेस जिसमें ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा स्केल पे होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन वेरी लार्ज, तो वे बिजनेसेस जो है ना ये चीज फॉलो नहीं कर सकते फिर, क्योंकि इतने सारे ट्रांजैक्शंस की अगर जर्नल एंट्री करने बैठ गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि कितनी जनरल एंट्री करोगे? एक महीने में लाखों ट्रांजैक्शन हो रहे थे, 1 लाख जनरल एंट्री करोगे क्या? लाख रुपए नहीं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। मान लेते हैं 10, एक दिन के अंदर 10,000 ट्रांजैक्शन होते हैं, 10,000 बार सेल होती है, 10,000 बार पेमेंट होता है, इतना होता। तो क्या इतनी एक दिन की एंट्रियां करोगे आप बैठ के? नहीं। फिर इतनी सारी जनरल एंट्री करेंगे तो फिर सोच के देखो बेटा, जिसने भी अभी होमवर्क किया होगा उसको पता होगा कि जो हम 25-30 जनरल एंट्री होती है उसकी लेजर बनाने में हमारी हालत खराब हो जाती है, कितने सारे अकाउंट्स बन जाते हैं। सोचो 1 लाख अगर जनरल एंट्री हो, उसकी लेजर करो बैठ के, तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। और जब लेंथी प्रोसेस होगा, इतना लंबा होगा, तो वो जो प्रोसेस है उसके अंदर मिस्टेक्स, अर्थमेटिकल मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और भी बहुत सारी मानवीय भूल हो सकती है, बहुत सारी मिस्टेक्स होने के चांसेस, कैलकुलेशन मिस्टेक, बहुत सारी मिस्टेक्स होने के चांसेस रह जाते हैं। तो फिर ऐसे बिजनेस जिसमें ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, वो सिर्फ जनरल एंट्रीज नहीं करते हैं, वो ऊपर हर ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री नहीं करते। ऐसा नहीं है कि वो हर ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री कर देंगे, तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगी मैंने आपको बता दिया। तो ये तो छोटे बिजनेसेस जो होते हैं जिसमें महीने में कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, वे ये करते हैं। तो बड़े बिजनेसेस होते हैं जिसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, वे क्या करते हैं? वे सब्सिडरी बुक्स फॉलो करते हैं। मतलब ये हुआ उनका ऐसा होता है, वो सबसे पहले फॉलो करते हैं सब्सिडियरी बुक्स।
फिर उस सब्सिडरी बुक्स से फिर वो बनाते हैं लेजर, और लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस, और फिर फाइनल अकाउंट। तो इन दोनों में फर्क दिखा, ये सारी एंट्रियों की जर्नल में ले जाके जर्नल एंट्री कर लेते हैं, फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। यहां पर सारी एंट्रियों की जर्नल के अंदर लेजर नहीं करनी है, हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, उसमें एक होता है जर्नल प्रॉपर, उसके अलावा अदर बुक्स होती है। तो फॉर एग्जांपल के लिए क्या होगा, इसमें एक बनती है कैश बुक, एक बनती है परचेज बुक, एक परचेज रिटर्न, एक सेल बुक, एक सेल रिटर्न, एक जर्नल प्रॉपर। कैश के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको कैश बुक में डाल दिया जाता है, चाहे कैश सेल्स हो, चाहे कैश परचेज हो, चाहे कैश पेमेंट हो, चाहे कैश रिसिप्ट हो। उधार वाला नहीं डालेंगे, ओनली कैश से रिलेटेड, और कैश से रिलेटेड यानी कि बैंक से भी रिलेटेड, इसमें बैंक कॉलम भी बना देते हैं। तो कैश एंड बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो इस बुक में डाल दिए जाते हैं। परचेज से रिलेटेड, कौन सी परचेज, कैश परचेज नहीं, क्रेडिट परचेज। और क्रेडिट परचेज भी किसकी, गुड्स की। क्रेडिट परचेज किसकी, गुड्स की। अगर गुड्स को उधार खरीद रहे हो तो परचेज बुक में, गुड्स को कैश में खरीद रहे हो तो कैश बुक में। तो क्रेडिट परचेज एसेट की नहीं, क्रेडिट परचेज गुड्स की, वो परचेज बुक में डाल दी जाती है। परचेज रिटर्न बुक में क्या डाला जाता है, जो क्रेडिट परचेज करी थी हमने गुड्स की, वो अगर रिटर्न हो जाए तो। सेल बुक में क्या डालेंगे, कैश सेल्स, नो, क्रेडिट सेल्स। लेकिन क्रेडिट सेल किसकी, एसेट्स की, नो, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। जितनी बार भी उधार सेल करोगे वो सेल बुक में जाएगा, कैश सेल्स करोगे यहां जाएगा। सेल रिटर्न बुक के अंदर क्या होगा, जो उधार सेल किया है अगर उसको रिटर्न कर दें। जनरल प्रॉपर में क्या होगा, वो जनरल एंट्री जो ना कैश बुक में आई, ना परचेज बुक में आई, ना परचेज रिटर्न में, ना सेल बुक में, ना सेल्स रिटर्न में, उसको जनरल प्रॉपर में डाल देंगे। जैसे कि कोई एसेट परचेज कर ली, एसेट परचेज कर ली कैश में तो कैश बुक में चली जाएगी, लेकिन एसेट परचेज कर ली उधार तो इसमें भी नहीं आएगी, यहां कहीं नहीं आएगी, तो उसको यहां। आगे समझ में, बताइए। तो इससे क्या होता है, हमारा काफी काम आसान हो जाता है, प्रोसेस जो है उतना लेंदी नहीं रहता। सारी जनरल एंट्रियां नहीं करनी है, जनरल एंट्रीज केवल जनरल प्रॉपर में करनी है, बाकी इन जगह कहीं जनरल एंट्री नहीं होगी। ये अकाउंट्स बनेंगे और उसके अंदर हम फॉर्मेट्स के अंदर उससे रिलेटेड डेटा ट्रांसफर करते रहेंगे, फिर उसकी एक एक लास्ट में एंट्री जनरल में बना दी जाती है। वो हम जब आगे प्रैक्टिकली अच्छे से करेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं ना, क्लास अटेंड कर लो। अगर आपने लाइव बैच लिया है तो उसका बेनिफिट उठाओ, नहीं तो आपसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। सबसे फर्स्ट हम कर रहे हैं सब्सिडरी बुक के अंदर कैश बुक। क्या कर रहे हैं, कैश बुक। अब कैश बुक बेटा दो तरह की होती है, टू टाइप्स। एक होती है कैश बुक, सिंपल कैश बुक। क्या बोलते हैं, सिंपल कैश बुक, सिंपल कैश बुक। ठीक है, कैश बुक को हिंदी में क्या बोलते हैं, नकद बही। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले कोई हो तो मैं बता देता हूं साथ में। और सब्सिडरी बुक्स को क्या बोलते हैं, सहायक पुस्तकें। ये जो मैंने लिखा ना सब्सिडरी बुक्स, इसको क्या बोलते हैं, कोई हिंदी मीडियम वाला हो, सहायक पुस्तकें। ठीक है, तो जो कैश बुक होती है दो तरह की होती है, एक सिंपल कैश बुक जिसको बोलते हैं साधारण रोकड़ बही, नकद बही या रोकड़ बही, साधारण रोकड़ बही। ठीक है, और एक होती है आपकी कैश बुक विथ बैंक कॉलम, कैश बुक विथ बैंक कॉलम। बैंक स्तंभ, कॉलम मतलब स्तंभ सहित रोकड़ बही। तो ये दो तरह की होती है सिंपल। एक ऐसी कैश बुक होगी जिसमें बैंक कॉलम नहीं बनाएंगे, और एक ऐसी होगी जिसमें बैंक कॉलम हम बनाएंगे। बस इतना सही।
दोनों का मैं फॉर्मेट बता देता हूं आपको। सबसे पहले इसका फॉर्मेट बताता हूं, फिर हम एक क्वेश्चन कर लेंगे इसका। सिंपल फॉर्मेट होता है इस तरीके से, देखो जैसे हम लेजर के अंदर अकाउंट बनाते हैं ना, दो साइड होती है, टी अकाउंट जिसको बोलते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। यहां लिखेंगे कैश बुक, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। यहां जाएगा डेट, पर्टिकुलर, यहां डिस्काउंट का कॉलम आता है, फिर रुपीज का कॉलम, फिर डेट, पर्टिकुलर, डिस्काउंट का कॉलम, फिर रुपीज का कॉलम, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर जो बैंक कॉलम वाली बनती है उसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा होता है आपका, उसमें कैश के साथ साथ बैंक का कॉलम भी बनता है। तो रुपीज वाले कॉलम दो हो जाएंगे बस, बाकी डिस्काउंट वाला तो होगा ही, डेट भी हो गई, पर्टिकुलर भी हो गई, एक एलएफ कॉलम भी बना देते हैं कुछ लोग, ठीक है। हाँ बिल्कुल वो भी बनेगा, यहाँ छोटा सा डिस्काउंट के पास में एलएफ कॉलम भी बनता है। तो ये है आपकी कैश बुक विथ बैंक कॉलम, इधर डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, यहां आ जाएगा आपका एलएफ, ये डिस्काउंट, ये कैश का रुपी, ये बैंक का, मतलब ये कैश कॉलम, ये बैंक कॉलम, आगे पीछे बना सकते हो आप, बैंक इधर लिखो तो कैश इधर लिख दो। कैश मतलब हमारे गला, जो हमारे बिजनेस के अंदर हम पैसे रखते हैं वो जगह, और बैंक का मतलब ये हो गया जो हमारा बैंक अकाउंट है। फिर यहां पर डेट, क्रेडिट साइड में वही पर्टिकुलर, एलएफ, डिस्काउंट, ये कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, एक एक्स्ट्रा कॉलम बन जाता है इसमें बैंक का। अब आप बोलोगे सर इसमें एलएफ नहीं बनाया आपने, बनेगा बेटा, एलएफ मतलब लेजर फोलियो, क्योंकि बाद में जो ये एंट्री आई ये लेजर करनी पड़ती है, इनकी लेजर में ट्रांसफर हो जाती है एलएफ, ठीक है। बताओ जी, करवा दूं एक क्वेश्चन सिंपल कैश बुक का और दो तीन दे दूं होमवर्क? ये है क्वेश्चन, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंपल कैश बुक। ये जो ट्रांजैक्शन दे रखे हैं इनको आपको क्या करना है, सिंपल कैश बुक के अंदर एंटर करना है फॉर दिसंबर 2016। सबसे पहले सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट बना देते हैं, फिर कर देते हैं। तो आइए, सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट, अमाउंट का कॉलम, डिस्काउंट का कॉलम, एलएफ का कॉलम, रुपीज का कॉलम, और सॉरी डेट का कॉलम। इधर ऐसे कैसे, डेट, फिर यहां आ जाएगा आपका एलएफ, डिस्काउंट और कैश। यहां लिख देंगे कैश बुक, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डिस्काउंट, रुपीज। कैश अकाउंट बनाया था हमने जब लेजर कर रहे थे, तब हम कैश अकाउंट बना रहे थे, वही तो सेम है, कैश अकाउंट ही है और क्या है। पैसा आएगा तो डेबिट में लिखना है, और अगर कैश जाएगा तो कहां लिखना है, क्रेडिट में लिखना है। सिंपल। पता है क्यों रटना नहीं है, इसका रीजन है, कैश क्या है, एक तरह का एसेट है। कैश एक एसेट होता है, और एसेट का रूल क्या बोलता है हमको, मॉडर्न रूल, एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट, और एसेट अगर डिक्रीज हो तो क्रेडिट, ठीक है।
आइए, सबसे फर्स्ट दे रखा है कैश इन हैंड, यानी कि पहले से ही हमारे पास पैसे पड़े हैं दिसंबर 1 दिसंबर को, कैश इन हैंड 12,000 रुपए। जो कल हम बैलेंस निकाले थे वो यहां आ जाएगा। 1 दिसंबर 2016 को जो बाय बैलेंस सीडी था इधर आ जाएगा बाय टू बैलेंस बीडी। पहले से हमारे पास इतने रुपए जेब में पड़े हैं। कितने पड़े हैं भैया? हमारे पास पड़े हैं 12,000 रुपीज, 12,000 रुपए पहले से पड़े। लिख दो कैश इन हैंड। ओके, फिर 5 दिसंबर को कैश रिसीव्ड फ्रॉम भानु, भानु से मिले कितने? 4,000। तो कैश रिसीव्ड हुआ, इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे 5 को। तो 5 दिसंबर 2016 को टू भानु, भानु से कितने मिले? कितने मिले थे बेटा? 10,000, 4,000, 4,000। क्योंकि कैश रिसीव हुआ तो कैश इंक्रीज होगा। कैश एक एसेट है, एसेट को इंक्रीज करने के लिए डेबिट करो, सिंपल रूल है। नेक्स्ट, रेंट पे किया है तो पैसा जाएगा, और जब कैश जाएगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। 7 दिसंबर 2016 बाय रेंट 2,000। नेक्स्ट, 10 दिसंबर को परचेज गुड्स फ्रॉम मारुति फॉर कैश। देखो मारुति से खरीदा, मुरारी से, सॉरी, मुरारी से खरीदा है गुड्स। अगर उधार होता कैश बुक में नहीं लिखते हम, फिर वो कहां जाता? परचेज बुक के अंदर। बट ये क्या है? परचेज गुड्स है जरूर, लेकिन उधार नहीं है, कैश में है, तो कैश बुक में आएगा। तो पैसा गया तो बाय परचेज मुरारी का नाम नहीं आएगा, क्योंकि कैश में मुरारी से कोई मतलब नहीं है। तो बाय परचेज 6,000। क्यों? क्योंकि कैश बुक जो होती है ना बेटा, उसके अंदर हम ओनली कैश ट्रांजैक्शन लिखते हैं, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। उधार इसमें नहीं आएगा, क्योंकि उधार में पैसा आता जाता ही नहीं है। हाँ जी। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ये देखो गुड्स बेचा है कैश में, कैश में बेचेंगे तो पैसे आएंगे, 9,000 रुपए आ रहे हैं। टू सेल्स 15 दिसंबर डेबिट साइड में। पंद्रह दिसंबर 2016 टू सेल्स 9,000 रुपीज। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना। हाँ, रेंट अकाउंट लिख सकते हो, इसके आगे लगा दो अकाउंट, क्योंकि इसके आगे वैसे करनी तो हमको लेजर ही है। ये लेजर ही है खुद ही, क्या लेजर करेंगे? कैश बुक खुद लेजर है। नेक्स्ट, परचेज स्टेशनरी, परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं तो पैसा जाएगा 300 रुपए। तो हम यहां लिख देंगे बाय स्टेशनरी 300। कौन सी डेट को? 18 दिसंबर को, 18 दिसंबर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना। नेक्स्ट, कैश पेड टू राहुल, राहुल को पैसे दिए तो कैश गया, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय राहुल 2,000। नेक्स्ट, 28 दिसंबर को पेड सैलरी तो बाय सैलरी 1,000। नेक्स्ट, रेंट पे किया है तो बाय रेंट 500। ठीक है, तो ये हो गई सारी एंट्रियां। अब हम क्या करेंगे? इसका निकालेंगे बैलेंस। बैलेंस कैसे निकालते हैं? जैसे लेजर का निकालते थे। हमारे पास कितने रुपए आए? हमारे पास आए ये 12,000, 16,000, 25,000 है ना, 25,000।
उसमें से हमने कितने खर्च कर दिए वो लेस कर दो 25 में से, तो आपका बैलेंस आ जाएगा। 25,000 रुपीज इंक्रीज हुई थी, कैश आया था, गया कितना 2001 गया, तो 25 में से 2000 लेस कर दो, 6000 लेस कर दो, 300 लेस कर दो, 2000 कर दो, 1000 कर दो, 500 कर दो, तो बच गया 13,200 रुपए। इतना कैश अभी भी हमारे पास पड़ा है, तो जाके अपनी जेब में चेक करो है या नहीं। अगर इतना है तो ओके, अगर नहीं है तो कुछ मिस्टेक करी है, कुछ फ्रॉड हुआ है या कोई गलती हुई, तो इससे ये भी पता चल जाता है। 13,200 रुपए कैश इन हैंड क्लोजिंग बैलेंस। ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करना। कल करेंगे हम कैश बुक विथ बैंक कॉलम, जिसको डबल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। ओके, ठीक है।